नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो किसी दोस्त का कमेंट आया था दोस्तों, किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि इस बुक से मैंने देवनागरी लिपि का जो चैप्टर है वो इसमें नहीं करवाया है प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो मैंने सोचा, पहले मैंने चेक किया, मैंने करवाया नहीं था तो मैंने सोचा करवा देता हूँ। ठीक है, रह गया था चैप्टर, अध्याय 2 है ये। अभी मैंने 22-23 अध्याय वहाँ पे करवा चुका हूँ इस प्लेलिस्ट में। अगर आपने प्लेलिस्ट वॉच नहीं करी है हिंदी की तो ज़रूर से वॉच करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वीडियो का, आप ज़रूर से वॉच करें वहाँ से। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये चैप्टर है देवनागरी लिपि की विशेषता एवं त्रुटि सुधार जो प्रयत्न किए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। तो प्रत्येक भाषा की दोस्तों अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, लिखित ध्वनि संकेतों को लिखित लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है देवनागरी लिपि की। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है दोस्तों कि देवनागरी लिपि की जननी कौन कौन है, तो ब्राह्मी लिपि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे है अनुच्छेद 343, आपको पता ही होगा। भाग 1 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यह निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 343 के क में या 1 में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन आप याद रखना, आपको याद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 343 अच्छे से पता होगा आपको। आगे देखते हैं, अगर पता नहीं है तो आप एक बार एनालिसिस ज़रूर से करें, ज़रूर से देखें। तो देवनागरी लिपि आरक्षित है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, नीचे ऑप्शन 4 ऑप्शन कुछ भी डाल सकता है, तो उसमें एक आरक्षित भी डाल सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। अगला है देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। ठीक है, कैसा है, तो वर्णक्रम कैसा है दोस्तों, वैज्ञानिक है। ठीक है, नागरी लिपि का विकास 9वीं सदी से आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ दोस्तों, 9वीं सदी से आरंभ हुआ। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कई परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों कि देवनागरी लिपि के जगह पे रोमन लिपि को स्वीकार करने का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था दोस्तों, आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सभी लिपियां दोस्तों ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो भारत की लिपियां हैं वो ब्राह्मी से निकली हैं। अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि नागरी लिपि के पश्चिमी शाखा की प्रमुख लिपि है। तो देवनागरी लिपि नागरी लिपि की कौन सी शाखा की प्रमुख लिपि है, तो पश्चिमी शाखा की ये प्रमुख लिपि है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं-9वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं देवनागरी लिपि से रिलेटेड है, तो उनको ध्यान में रखना है। आगे है, ये एग्जाम में तो कई बारी पॉइंट ये पूछा गया है क्वेश्चन के तौर पे कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं ना हम, ये बाईं ओर से दाएं चलते हैं हम ऐसे। तो ये देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है सारा पाठ यहाँ पे। भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाती है। तो लिपि किसको कहते हैं, भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, लिपि कहा जाता है। अगला है पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है देवनागरी लिपि सुधार व संशोधन। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, तो देखेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 में, ठीक है 1904 में 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक फॉन्ट तिलक फॉन्ट बनाकर देवनागरी लिपि में सुधार आरंभ किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे है सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की। ठीक है, तो अ की 12 खड़ी किसने तैयार की अगर पूछा जाता है तो सावरकर बंधु थे दोस्तों, उन्होंने अ की 12 खड़ी तैयार की। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, ठीक है जो पंचमाक्षर हम पढ़ते हैं,
ठीक है। हर एक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो पंचमा अक्षर होता है। जैसे क का अगर आप पांचवा पढ़ेंगे क ख ग घ, ठीक है, ग घ, फिर क्या होता है दोस्तों नौ, ठीक है। तो ये नौ ये पांचवा अक्षर होता है। फिर क वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं इनको। तो पंचमा अक्षर का जो सुझाव दिया था, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार अ के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था दोस्तों, ठीक है। तो अगला है श्रीनिवास दास ने कहा कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगाया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी, ठीक है। तो महाप्राण अल्प प्राण आगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने उसकी भी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगला है डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का क्या रखा, प्रस्ताव रखा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, जैसे हम दाहिने तरफ, ठीक है, दाहिने, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। अगला है 1935 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, ठीक है। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया दोस्तों, तो 1935 में यह किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो याद करना है। 1945 में नागरी प्रचारिणी सभा ने लिपि समिति का गठन किया, ठीक है। लिपि समिति का गठन किसने किया, तो नागरी प्रचारिणी सभा ने किया। कब किया, 1945 में। अगला फैक्ट यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी सुधार समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो नरेंद्र देव थे। कौन थे, नरेंद्र देव थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी सुधार समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, ठीक है। तो इतना ही फैक्ट है देवनागरी लिपि से जो कि एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें वैसे शॉर्ट दिया गया है, अगर आपको डिटेल में देवनागरी लिपि पढ़नी है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं दोस्तों नीचे, उनको देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो किस विषय का वर्णन किया गया है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश दिए गए हैं वहाँ पे, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के संबंध में क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। और संघ की राजभाषा हिंदी होगी किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 343 में वह बताया गया है। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, यानी कि प्रचार प्रसार करे, तो अनुच्छेद 351 का ही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो ब्राह्मी लिपि। ज़्यादातर भारत में जो भी लिपियां हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी में लिपी जाती है। इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया, तो किस धारा के तहत किया गया दोस्तों, धारा 343 अनुच्छेद 343 के तहत किया गया। अगला है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो 14 सितंबर 1949, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस भी हम मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम गुजरात में यह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इनमें से, तो गुजराती इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, बांग्ला मुझे ध्यान नहीं है दोस्तों, उर्दू भी ध्यान नहीं है, आप देख लेना। इसमें गुजराती यहाँ पे देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम देवनागरी लिपि में स्वर और वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है दोस्तों। जो मूल स्वर हैं वो 11 हैं, और उसके बाद 2 अनुस्वार होते, अयोगवाह स्वर होते हैं दोस्तों, अंक और अह, अयोगवाह, ठीक है। अंक और अह क्या होते हैं, अयोगवाह
वर्ण होते हैं। मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। अगला है भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है, सबको पता ही है। राजभाषा है दोस्तों, ठीक है, राजभाषा, राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा अगर पूछा जाता है तो राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, हिंदी हमारी राजभाषा मानी जाती है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक है दोस्तों, वर्णात्मक नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? कौन सी लिपि नहीं है? अरबी लिपि है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि है, शायद उर्दू जो लिखी जाती है ना वो अरबी में ही लिखी जाती है, शायद कंफर्म नहीं है, पर आप एक बार एनालिसिस कर लेना इसके बारे में। गुरुमुखी जो पंजाबी मैंने बताया, देवनागरी अभी गुजराती हमने देखी, हिंदी होगी, ठीक है। तो अंग्रेजी कोई लिपि नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगला है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ मिलता है? तो वही बताया था ना, जयपुर का राजा जयभट्ट, ठीक है, उसी के लेख में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है देवनागरी लिपि का। अगला है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से माना जाता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? तो सबसे बड़ी विशेषता अगर हम देखें तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत का प्रयोग होना, यह किसमें प्रचलित है? तो देवनागरी लिपि की यह सबसे बड़ी क्या है? विशेषता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगला है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, कह रहा है, क्या सत्य नहीं है? तो इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, तो क्या सत्य नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, अक्षरात्मक है ना कि वर्णात्मक। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों, ना कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ओनली इसमें क्या है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, और दो बी और सी इसके दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगला है भाषा और लिपि क्या है? तो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं दोस्तों, भाषा और लिपि, ठीक है। अगला है लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको लिपि कहा जाता है। अगर लिपि की परिभाषा पूछे तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? काला साहब काले कक्कर जी ने दिया था, ठीक है, और अ की 12 खड़ी का सुझाव। अगला है पंजाबी की लिपि है, तो गुरुमुखी है, पहले बता चुका हूँ मैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 और 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस आजकल ज़्यादा हैं। तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति से थे दोस्तों उस टाइम पे 1953 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्हीं ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी, ये नाम आपको, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सुनीति कुमार चटर्जी नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आचार्य नरेंद्र देव थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो संयोजक अगर देखते हैं दोस्तों तो काला साहब काले कक्कर को माना जाता है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये देवनागरी लिपि का वैसे थोड़ा ही चैप्टर दिया गया है, इससे बाहर तो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। अगर पूछा भी जाता है तो एक डिटेल क्लास और आ जाएगी देवनागरी लिपि के लिए, ठीक है।
तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर से जाना दोस्तों। और चैनल में अगर जुड़े नहीं हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हैं चैनल के साथ, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।